हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैकेट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएसटी का मैं पहला सेशन सीटेट में लेकर आई थी 60+ क्वेश्चन का, जिसमें मैंने 30+ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 में शिक्षक 1857 की क्रांति पढ़ाते समय विद्यार्थियों को पत्र, चित्र और अखबार की प्रतियां दिखाते हैं। यह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन सी मौखिक स्रोत, ऑप्शन डी है साहित्यिक स्रोत। कह रहा है कि क्लास 7 में 1857 की क्रांति पढ़ाया जा रहा है, तो उनको बच्चों को पत्र, चित्र और अखबार दिखाया जा रहा है। तो यह किस प्रकार का स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत। देखिए, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? जो हमारे प्राइमरी सोर्सेस, वे मूल साक्ष्य होते हैं जो घटना के समय हुए होते हैं। जैसे कि पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, सिक्के हो गए और क्या सरकारी अभिलेख हो गए। ये सब क्या है? इतिहास की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत क्या आएंगे? लेटर हो गए और न्यूज़पेपर हो गया। ये सब जो होते हैं न्यूज़पेपर, लेटर और कॉइन्स, ये सब प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सब क्या है? प्राइमरी सोर्स, जो हमें ये उस समय हुए रहते हैं जो जब घटना घटी रहती है। ठीक। तो ये विश्वसनीय जानकारी देते हैं इतिहास की, तो इसलिए प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल तिथियां याद कराना, ऑप्शन बी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन सी आलोचनात्मक चिंतन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, ऑप्शन डी केवल मानचित्र बनवाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। केवल तिथियां याद करना ही पर्याप्त नहीं होता है, या परीक्षा की तैयारी के लिए केवल परीक्षा की तैयारी जो होती है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी नहीं होता है। जो मानचित्र दे रखा है केवल मानचित्र बनाना, ये भी शिक्षण का एक साधन नहीं है। ठीक है, उद्देश्य नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान जो होता है उसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो निर्णय लेने की क्षमता और लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं और जिम्मेदारी नागरिकता का विकास करना है। तो क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। डिसीजन मेकिंग भी करना भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके और डिसीजन ले सके। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यदि यदि विद्यार्थी भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की तुलना कर रहे हैं, तो वह कौन सा कौशल विकसित कर रहे हैं? मतलब, ठीक है, जिससे कौन सा कौशल विकसित होगा? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी केवल स्मरण शक्ति, ऑप्शन डी केवल लेखन। देखिए, जब विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करेंगे
तो क्या होगा, वे समानताएं, भिन्नताएं और कारणों का विश्लेषण कर पाएंगे। इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगी। ठीक है, तो क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शिक्षक मानचित्र, ग्लोब और एटलस का एक साथ उपयोग करता है। यह किस प्रकार का शिक्षण है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी गतिविधि एवं संसाधन आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी रटने की विधि, ऑप्शन डी श्रुति लेख। तो मानचित्र, ग्लोब और एटलस जैसे जो शिक्षण संसाधन होते हैं, उसका उपयोग करके पढ़ाना क्या होता है, संसाधन आधारित तथा गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाता है। जिसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है देख कर और अच्छे से सीखता है, तो उसको मैप के माध्यम से, ग्लोब और एटलस के माध्यम से अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो ये क्या होती है, बी गतिविधि एवं संसाधन आधारित शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान का संरक्षक होता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संविधान का संरक्षक, सॉरी यही क्वेश्चन ही पूछा, संविधान का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायालय जो होता है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई? ऑप्शन ए दे रखा है 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73वां। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो क्या हुआ, इसी के द्वारा पंचायती राज जो संस्था थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो पंचायत थी उसको ग्रामीण क्षेत्र में उसको दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, ये पूछा है ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उनके द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र के थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के। और 74वां जो संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका, नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र वाले को लागू हुई थी। 74वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, नगर पालिका यानी कि जो शहरी क्षेत्र थे। ठीक है, शहरी क्षेत्र लागू हुआ संविधान संशोधन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का फिर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। 7वां देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण करवाता है। यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी रटना, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो देखिए
पूछा ना, सर्वेक्षण स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण करा रहा है टीचर, सर्वे करा रहा है विद्यार्थियों से, तो ये किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? तो सर्वेक्षण में क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वे स्वयं जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। यह प्रोजेक्ट मेथड जो होता है यानी कि परियोजना विधि का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दे रखा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को डराना, ऑप्शन बी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन सी जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना, ऑप्शन डी है समय बिताना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना। जो अच्छे प्रश्न जो होते हैं वो विद्यार्थियों को सोचने, तर्क करने और विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह क्या होता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, जिज्ञासा और चिंतन विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानसिक कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? ऑप्शन ए केवल पाठ पढ़ाना, ऑप्शन बी खाली मानचित्र पर स्थान अंकित करना, ऑप्शन सी केवल नोट्स लिखवाना, ऑप्शन डी है केवल मौखिक प्रश्न। तो मानचित्र कौशल अभ्यास से विकसित होता है, ठीक है। जो मानचित्र कौशल होता है वो किससे विकसित होता है? अभ्यास से विकसित होता है यानी कि प्रैक्टिस से। और आउटलाइन जो होती है मानचित्र पर, जैसे राज्य, नदियां, पर्वत, शहर आदि अंकित करने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर स्थानिक समझ आ जाती है और मानचित्र पठन की जो क्षमता होती है वो मजबूत हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खाली यानी कि आउटलाइन मानचित्र पर स्थान अंकित कराना। केवल पाठ पढ़ाने से या केवल नोट लिखवाने से, केवल मौखिक प्रश्न देने से, इससे मानचित्र कौशल विकसित नहीं होगा। अगर हम कोई मैप दे दिए हैं बच्चे को, उस पे अगर वो आउटलाइन करेगा, मैप पर आउटलाइन कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उसके अंदर समझ विकसित होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 9th का हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 10th पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है तथ्यों को याद कराना, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन डी क्या है? केवल मानचित्र बनवाना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक मूल्यों और आलोचनात्मक चिंतन का विकास कराना। केवल तथ्य याद करा के या परीक्षा की तैयारी करा के मानचित्र बनवाना ये सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय पुराने सिक्कों, चित्र और पत्र दिखाता है। यह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन ए द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी मौखिक स्रोत, ऑप्शन सी साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन डी है साहित्यिक स्रोत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, प्राथमिक स्रोत। क्योंकि जो सिक्के हैं, चित्र हैं, ये पत्र, ये सब किसके अंदर में आएंगे? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कक्षा में मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से किस कौशल के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी स्थानिक समझ, ऑप्शन सी केवल लेखन, ऑप्शन डी है केवल गणना।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानिक समझ। क्योंकि कक्षा में मानचित्र मैप का उपयोग इसीलिए होता है कि बच्चों को मैप में बताया जाता है ना कि कौन सा स्थान किस जगह है। उससे बच्चों को स्थानिक की समझ हो जाती है। ठीक है, स्थानिक समझ विकसित हो जाती है। केवल रटना या लिखना या गणना करना, ये मैप का मुख्य उपयोग नहीं होता है मानचित्र का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान जो था वो एडॉप्टेड हुआ था, मतलब अंगीकृत हुआ था। अगर पूछे संविधान कब बना था या अंगीकृत हुआ था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? 26 नवंबर 1949। ठीक है, और पूछे लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। एडॉप्टेड पूछे कब लिया गया था, एडॉप्टेड कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, यानी कि इन फोर्स्ड हुआ था। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। तो पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन से। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नगर पालिका से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो 73वां जो है वो किससे है? अभी आया था ना क्वेश्चन, 2 बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायत पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका यानी कि शहरी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका शहरी क्षेत्र से संबंधित है। और 73वां गांव ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनसे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से। और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। जो प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये दे रखा है 44वां संविधान संशोधन। ये क्या बताता है? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था उसको
मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किसके अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा, इसमें पूछा क्या था? पूछा था कि नगर पालिका से संबंधित कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, 74वां संविधान संशोधन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारा 74वां संविधान संशोधन यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट, सॉरी, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो भारतीय संसद के जो है वो 2 सदन है। कितने? 2। पहला जो है वो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। भारतीय संसद के कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का हिस्सा होता है, लेकिन सदन का नहीं। ठीक, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जूट। तो जो काली मिट्टी होती है उसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, काली मिट्टी के को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूछा था ना काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, सॉरी, रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। अगर पूछे रेगर मिट्टी किसे बोलते हैं, तो काली मिट्टी को ही बोलते हैं। ये कपास की खेती के लिए प्रयोग होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? 17 का बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो गंगा जो होती है वो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या है? लंबाई। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण क्या होता है, सूर्य जो होता है वो पूर्व में उगता है। सूर्य किधर से उगता है? पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 28 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी
कानपुर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरठ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसकी स्थापना 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कब, कहाँ हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। ठीक। इसकी स्थापना में क्या हुआ था? जो एलन ह्यूमे थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885। ठीक, मुंबई में हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी रटने की विधि, ऑप्शन डी केवल नोट्स लिखवाना। तो सामाजिक विज्ञान जो होता है, उसमें गतिविधि, चर्चा, मानचित्र कार्य, भूमिका अभिनय और परियोजना कार्य, ये सब क्या होते हैं? सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। केवल व्याख्यान या रटना या केवल नोट्स बनाना, इन सब से अवधारणाएं की जो समझ होती है हमारी, वो विकसित नहीं होती है। ठीक है। तो जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, उससे क्या होता है? बच्चों के अंदर अंदर अवधारणाएं की समझ विकसित होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है इनमें से? गतिविधि आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण करवाता है, तो किस विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी परियोजना विधि, ऑप्शन सी रटने की विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो स्थानीय बाजार का जो सर्वेक्षण करना, जानकारी इकट्ठा करना और निष्कर्ष निकालना, ये सब किसका उदाहरण है? प्रोजेक्ट विधि का। प्रोजेक्ट विधि के और क्या उदाहरण होते हैं? जानकारी इकट्ठा करना, ठीक, निष्कर्ष निकालना, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत। ठीक। इससे क्या होता है कि बच्चों में अवलोकन, विश्लेषण और समस्या का समाधान करने का कौशल विकसित होता है। ठीक। जब बच्चा निष्कर्ष निकाल लेगा जानकारी इकट्ठा करके, तो उससे क्या होगा? बच्चे के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौशल विकसित होंगे। किसके अंडर होता है ये? प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाना, ऑप्शन सी समय बिताना, ऑप्शन डी गृह कार्य से बचना। तो जो भ्रमण होता है विज्ञान में, फील्ड विजिट, इससे ये जो होता है बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल हो गए, पंचायत या स्थानीय बाजार, ये सब घुमाया जाता है ना बच्चों को। इन सब जगह घुमाने पर क्या होता है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ते हैं बच्चे, तो इनसे उसमें
वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है? संसद। ऑप्शन बी संविधान। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या है? राज्यसभा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक होता है? देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट या अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा। जिस आशा करते हैं कि आपको सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा। चलिए आंसर पे आते हैं। पूछा था भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है, ठीक है? तो संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या संविधान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? संविधान। संविधान क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। ठीक। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो क्या होता है? संविधान का संरक्षक है। ठीक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक। यह यदि कोई कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायालय जो होता है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसके पास इतना अधिकार होता है। ठीक। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 61वां। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। क्या है 42वां संविधान संशोधन? 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए, 42वां जो संविधान संशोधन है उस 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। ये शब्द किसके अंतर्गत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना। ऑप्शन बी सीखने में सुधार करना। ऑप्शन सी दंड देना। ऑप्शन डी रैंक बनाना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि विद्यार्थी क्या सीख चुके हैं और कहाँ उन्हें सहायता की आवश्यकताएं हैं ताकि उनके सीखने में सुधार किया जा सके। केवल अंक देना या दंड देना, रैंक बनाने के लिए ये इसलिए मूल्यांकन नहीं होता है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखने में सुधार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए सेना। ऑप्शन बी जनता की भागीदारी। ऑप्शन सी न्यायालय। ऑप्शन डी मीडिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जो जनता होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और शासन में भाग लेते हैं। इसलिए जो जन की जो भागीदारी होती है वो लोकतंत्र का क्या होती है? मूल आधार। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? जनता की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए डर पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी समय बिताने के लिए, ऑप्शन डी गृह कार्य बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ताकि बच्चों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो सके। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी क्या है? 25 वर्ष। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव रामजी आम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? भीमराव जी आम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। ठीक। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी थे। अगर ये क्वेश्चन आए पूछे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इनको ही मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा राज्य पूछे अगर, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे, ये पूछा था अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपका है सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर, चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आगे की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।